वेलकम फ्रेंड्स। चैप्टर 3 का पार्ट 4 क्लास 12 के एनसीईआरटी का आप देखेंगे। पिछले पार्ट 1, 2 और 3 में आपने देखा कि कैसे भारत ने आजादी के बाद एक प्लान्ड वे ऑफ इकोनॉमी को बनाया। उसके बाद योजना आयोग की स्थापना हुई, सामाजिक न्याय को सरकार ने अपने हाथ में रखा और पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में किस तरीके से पैराडाइम शिफ्ट आया। पहली में जो फोकस एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में वही फोकस हैवी मशीनरी को दिया गया। अब इस चैप्टर में जो फाइनल आप इसका पार्ट देखेंगे, चैप्टर 3 का पार्ट 4, उसमें मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे कृषि और उद्योगों को हमारी गलती हमारे देश की यही रही कि हमने इनको अलग अलग विषय समझा। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और हमारा ग्रामीण इलाका, जो कि लगभग उस समय 85% लोग वहां रहते थे, 85% एम्प्लॉयमेंट, 90% के आसपास एम्प्लॉयमेंट उस समय कृषि और एलाइड एक्टिविटीज से ही मिलता था, उस सेक्टर को चोट पहुंची। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण औद्योगिकीकरण होना चाहिए, यानी आप गांव मेंटेन रखिए, उनकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखिए। अगर अर्बनाइजेशन को आप वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो फिर आप इंडस्ट्रीज को गांवों तक पहुंचाने की स्थिति रखिए। चौधरी चरण सिंह, जिनको कि आप जानते हैं किसान दिवस जिनके नाम पर मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में, ये भारत के इकलौते प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में नहीं गए। ये क्वेश्चन भी एक आध बार पूछा गया है, याद रखेंगे आप इसको। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक। अब एक विषय आया, ये तो कृषि और बनाम उद्योग हुआ। दूसरा विषय निकल करके आया कि उद्योगों में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए। विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे, पूंजीवादी उदारवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया कि भारत ने बेसिकली एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे होता है, भारत ने यह रास्ता भी नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिनमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का ही नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले तरीके से लागू किया गया, और यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों में हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और ना ही निजी क्षेत्र के बढ़ावे के लिए कोई उपाय किया, और विशाल सार्वजनिक क्षेत्र की ताकत ने स्वार्थों को खड़ा कर दिया और इसी कारण लाइसेंस और परमिट प्रणाली को बढ़ावा मिला। यानी जो चीज 1970 में 1980 में जाकर के हमको महसूस हो पाई कि किस वजह से हमारे देश में लाइसेंस राज और परमिट राज बहुत तेजी से बढ़ा, उसका रीजन यही था कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत ज्यादा एक तरीके से फ्रीडम दे दी थी। इसके मुख्य परिणाम क्या हुए? आजाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी, जिसकी चर्चा पहले भी की गई थी, शुरू के 3 अध्यायों में की गई थी। और तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई, जो कि थी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, क्योंकि राजनीतिक रूप से भारत के लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो गए थे आजादी के आंदोलन के बाद। सामाजिक रूप से भी भारत के संविधान द्वारा उनको प्रोटेक्शन दिया गया। जो दलित वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, महिलाएं थी, जो शोषित वंचित लोग थे, उनको कहीं ना कहीं सोशल प्रोटेक्शन मिल गई थी। लेकिन ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी जब तक कि आर्थिक समृद्धि ना हो, और शुरुआती दौर में इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता राजनीतिक समस्या के रूप में भी उभरी। असमान विकास हुआ हमारे देश में, आज भी आप देख सकते हैं उसका कहीं ना कहीं उसके रेपरकशन आज भी हमको देखने को मिलते हैं। जो तटीय राज्य हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल औद्योगिक रूप से ज्यादा सफल रहे। जो कृषि आधारित राज्य थे जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये कहीं ना कहीं पीछे रहे। नॉर्थ ईस्ट के इलाके पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया। भारत के जो अन्य पर्वतीय राज्य थे जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वो भी डिप्राइव रहे।
क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन नहीं हुआ। इस समस्या से जूझने के लिए एक और चीज निकल करके आई थी, हरित क्रांति। क्योंकि भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था, PL84 आप जानते हैं कि गेहूं हमें आयात करना पड़ा था अमेरिका से। खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर भारी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो रहा था, खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका से, और वो खाद्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर ये दबाव डाला कि आप अपनी आर्थिक नीतियों को बदलें, अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा ओपन करें। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। अब सरकार के सामने ये विषय आया कि हमको अपने कोर सेक्टर्स पर बढ़ावा देना होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फूड की समस्या हो। और 1975 के आसपास इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारत की कृषि मंत्रालय द्वारा हरित क्रांति का एक आंदोलन चलाया गया। इस नीति को छोड़ा गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी, यानी सारी जगह इक्वल इन्वेस्टमेंट ना करके जहां पर रिटर्न्स आने की उम्मीद ज्यादा थी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां पर सिंचाई की सुविधाएं और ज्यादा उपलब्ध कराई गई, बीज की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, उर्वरकों और कीटनाशकों की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, और अनुदानित मूल्य पर ये सारी चीजें, यानी सब्सिडाइज्ड रेट पर ये सारी चीजें दी गई, जिससे कि किसानों की कॉस्ट कम हो और उनका फायदा बढ़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि उत्पादन हो। और इसी परिघटना को ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये इसके पीछे वजह थी, हरित क्रांति जो आप लोग समझते हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारे पार्ट एंड पार्सल आए। उसके बाद आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, इस तरीके की भी चीजें बढ़ी। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को ज्यादा फायदा हुआ। देश खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर हुआ और ज्यादा से ज्यादा किस्में जो है वो हमारे देश में पैदा हुई। तो कृषि क्षेत्र में ये आमूलचूल परिवर्तन 1970 के बाद आया और आज तक हम उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि कम हुई है सन 1970-75 की तुलना में। काम करने वाले लोगों की संख्या भी कम हुई है। कृषि पर आधारित रोजगार की संख्या भी कम हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो पैदावार है कृषि की वो बढ़ी है। और इसका रीजन यही है, देखिए उस समय 90% तक आदमी जो है वो कृषि में इन्वॉल्व था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है घटकर 40% तक आ गई। एक समय हमारे देश की जीडीपी में 70% योगदान जो है वो कृषि का था, वो भी घटकर अब धीरे धीरे 55-60% पर आया। और एम्प्लॉयमेंट, लोग तो वहां पर अभी भी लगभग 55% के आसपास एम्प्लॉयड है, लेकिन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 35-40% के आसपास रह गया। उसकी वजह यही है कि लोगों ने अब अन्य क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि के उत्पादन में कमी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कि भारत सरप्लस उत्पादन करता है, और इस वजह से कई बार आप देख सकते हैं हाल में अभी कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। और WTO, क्योंकि भारत को सब्सिडी देनी पड़ती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना पड़ता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बाकी इस तरीके के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी विरोध का सामना भारत को अब करना पड़ता है। भारत इस स्थिति में है। तो ये चीजें उस समय शुरू हुई थी जिनके रिटर्न्स हमको आज देखने को मिलते हैं। आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैप्टर 3 यहां पर आपका कंप्लीट हुआ है। इस बुक के अगले चैप्टर्स को देखने के लिए आप एग्जाम रेस को देखते रहिए। थैंक यू।